So this is level 1 part 2 of our laws of motion crash course. So first thing we are going to study, सबसे पहले स्टडी करेंगे impulsive force के बारे में, impulse and impulsive force. तो before I start this, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटीग्रेशन का मैं छोटा सा नॉलेज दूंगा, थोड़ा सा. तो बहुत ही सिंपल नॉलेज ऑफ जितना ज़रूरत है उतना भी हम देंगे. तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला जो याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन x, dp का p, du का u, dv का v, लाइक दिस. ठीक है. और अगर इस तरह से गिवन है dx फ्रॉम x1 टू x2, तो इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं. तो इसका आंसर होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. ठीक, बस फिलहाल इतना याद रखने से ही काम चल जाएगा. तो एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं, जैसे कि अगर dp बाई dt होता है फोर्स, तो dp को हम क्या लिख सकते हैं, f dt. तो इसके बाद हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. और उसके बाद dp का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, p, या अगर यहां पर p1 से p2 लिखा हुआ है तो p2 माइनस p1 लिख सकते हैं. इतना आपको समझना है. तो ये हुआ एक बात. दूसरा बात ये है, ये जो इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट किया, ये जो इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, कि ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम x1 टू x2, ये होता है एरिया. मतलब सपोज कोई कर्व है, तो ये हो गया x1, दिस पॉइंट इज x2. तो इस कर्व क्या है, y इक्वल टू fx, ये वाला fx. तो ये जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड दीज टू लाइंस, इस एरिया का जो वैल्यू है वो होता है इंटीग्रेशन. तो कभी भी हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन आए या इस तरह का इंटीग्रेशन आए, तो इसको हम एरिया भी कह सकते हैं. तो किसके बीच का एरिया, ये एरिया है y और x कर्व का, y वर्सेस x कर्व का विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस. तो यहां पर f, इसी एरिया को हम लिख सकते हैं, सिंस y इज इक्वल टू fx, तो इसके जगह हम y लिख दें. तो इसी एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 टू x2 y dx. तो y dx टाइप का ये y और ये x, y एक्सिस वर्सेस dx समथिंग. तो x1 टू x2 इसका मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व. सो यहां पर f y का रोल प्ले कर रहा है और dt इतना. तो अगर ft कर्व हमारे पास है, ft कर्व अगर हमारे पास है सपोज लाइक दिस, तो इसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt. अब यहां पर थोड़ा और कुछ कंप्लीट करना है. ये जो x1 और x2 जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है, इस x का वैल्यू है, dx के साथ जो भी रहता है. तो अगर हम यहां लिखते हैं कि जब टाइम t1 होता है तब मोमेंटम का वैल्यू सपोज p1 हो, और जब टाइम t2, ये dt में tt क्या है, टाइम, t2 इस तरह से लिखते हैं, तो मोमेंटम p2. अगर आप इस बात को बोलना चाहते हैं कि जब टाइम t1 होता है तो मोमेंटम p1, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और जब टाइम t2 तो मोमेंटम p2, तो इस तरह से लिख सकते हैं. तो अब देखो ये पूरा एरिया का फॉर्मूला हो गया, कहां से कहां तक, टाइम t1 से t2. जैसे ये x1 से x2 था यहां पर, तो मैंने x1 नीचे लिखा और ऊपर x2 लिखा. तो नीचे जो t1 है वो फर्स्ट आएगा और t2 बाद में आएगा. तो ये हो गया t1 से t2 के बीच में जो एरिया ऑफ द ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, ft ग्राफ, ft ग्राफ, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे. अच्छा, फाइनल बात, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन है x1 टू x2, तो उसका आंसर क्या होता है, dx का x2 माइनस x1. तो dp का आंसर क्या होगा, p2 माइनस p1. तो इसे हम चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में p2 माइनस p1 भी लिख सकते हैं. तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ft ग्राफ. तो ये सब आगे हम देखने वाले हैं. मैंने एक एग्जाम्पल की तरह, इसे एग्जाम्पल की तरह बता दिया कि ये वन ऑफ द यूज है और हम ये करने वाले हैं.
तो यहां जब मैंने इतना बता दिया तो ये भी बता दे कि इस चीज को ही इम्पल्स कहते हैं, इस चीज को, दिस वन, दिस थिंग इज कॉल्ड इम्पल्स, दिस थिंग इज कॉल्ड इम्पल्स, और एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आगे बताएंगे। फिलहाल ये नंबर 1 और नंबर 2 याद रखना है। dx का इंटीग्रेशन x, अगर इसमें x का वैल्यू x1 से x2 तक दिया हुआ है तो उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसका वैल्यू होगा अपर माइनस लोअर यानी x2 माइनस x1। और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर जनरल वे में लिखें तो ये एक्चुअली 1 dx है, तो 1 के जगह अगर y dx हो, वेयर y कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर, x क्यूब, log x, sin x, कुछ भी, मतलब एनी fx, तो उसे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी कर्व को। और ये इंटीग्रेशन जो है वो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय y x एंड दीज टू लाइन x1 x2, एरिया बाउंडेड बाय y x कर्व एंड बिटवीन x1 एंड x2, तो y x कर्व बिटवीन x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने दिया, अगर dp dt फोर्स होता है तो dt को उधर जैसे एज इफ हमने शिफ्ट कर दिया, एज इफ, तो dp इज इक्वल टू f dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज द लैंग्वेज वी यूज, तो इस तरह से इंटीग्रेशन साइन आ गया। टाइम t1 पर मोमेंटम अगर p1 है उसको शो कैसे करेंगे, यहां पर छोटा सा t1 लिखेंगे, यहां पर p1 लिखेंगे, और टाइम t2 पे मोमेंटम अगर p2 है तो यहाँ t2 लिखेंगे, यहाँ p2 लिखेंगे, और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसका वैल्यू होगा p2 माइनस p1 फ्रॉम हेयर, और इस इंटीग्रेशन को एरिया ऑफ द एफ टी कर्व कहेंगे बिटवीन t1 एंड t2, जैसे ये था एरिया ऑफ yx कर्व बिटवीन x1 एंड x2, तो ये एरिया ऑफ एफ टी कर्व बिटवीन t1 एंड t2 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स बाय डेफिनेशन, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या कहेंगे, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ फ्रॉम t1 से t2। यहां पर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी हम बता के रखते हैं आपको कि x टू द पावर n dx का क्या आंसर होता है। इसका आंसर होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आपको याद दिला दे कि डेरिवेटिव में भी ऐसा चीज था, डेरिवेटिव में फॉर्मूला वाज डिफरेंट, फॉर्मूला दूसरा था, वो इट वाज n x टू द पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम t स्क्वायर dt दे दे, देखो t स्क्वायर dt दे दे तो n का पावर हो गया 2, तो t टू द पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3, जो पावर ऊपर है वही नीचे है, तो t क्यूब बाई 3। और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं बताते जाऊंगा इंटीग्रेशन को। So next topic will be impulse and impulsive force. This lecture is for the beginners and all those who wants to revise also. तो हमारा टॉपिक इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स में फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रिकैप करा दे, इंटीग्रेशन कहाँ से है वो बात नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली यूज ऑफ इंटीग्रेशन का, फिजिक्स में जो बेसिक यूज है, क्योंकि इम्पल्स में आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी नॉलेज चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डू इज कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्यों करते हैं, लेट्स वाई इंटीग्रेशन। सपोज आपको इस तरह से एक कर्व दिया हुआ है y x एक्सिस में एक रेक्टेंगल, तो आप इसका एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आप ट्राइंगल दिया हुआ है तो भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो एरिया half into base into altitude. But if I give you something like this, then you need help of integration. एरिया के लिए इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। So what is area of this curve? तो अगर ये y है और ये x एक्सिस है और इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, तो इसका एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देखने में कुछ ऐसा होता है y dx, और आपको ये एरिया चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट x1 टू दिस पॉइंट x2 तक, अगर वो भी पॉसिबल है। आपको यहाँ पर x1 टू x2 लिखना होगा। एरिया लुक्स लाइक दिस,
तो वी विल स्टडी कि भाई ये क्या है और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि ये क्या है और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पहले बात ये समझना होगा कि एरिया इज एन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया क्या होता है। वाई डी एक्स, कुछ ऐसा लिखते हैं, वाई एक्सिस इंटू सम डी एक्स, एक्स एक्सिस रिलेटेड, और ये जो वैल्यूज है ये एक्स का वैल्यूज है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स का कोई एक पॉइंट x1 से लेकर कोई दूसरे पॉइंट x2 तक, ठीक है। तो बिफोर आई टेल यू दिस कि कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि एग्जांपल जैसे कि अगर काइनेमेटिक्स में हमने देखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैंने आपको इस तरह से दे दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज, एंड यू नीड डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या एरिया फ्रॉम t1 टू t2, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस मतलब v, और x एक्सिस में t है तो dt, कहां से कहां तक, t1 से t2। तो इट लुक्स लाइक दिस, और ये क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, ये क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी किया था। ये कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल है, हम जानते हैं dx dt इज इक्वल टू v, यहां से dx को लिख सकते हैं v dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम t1 हो तो डिस्प्लेसमेंट सपोज 0, जब टाइम t2 हो तो डिस्प्लेसमेंट सपोज x। तो ये देखिए ये सेम क्वांटिटी आ गया, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज सेम। और ऐसा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ व्हाट ग्राफ, वी टी ग्राफ, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। तो इस अब ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट होता है और ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हमारा मेन फोकस होगा। तो जब भी मुझे ऐसा एरिया कैलकुलेट करना होगा तो मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ या वीटी ग्राफ। ये समझ में आ गया कि वाई वी यूज इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला, यहां पर हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द वन बेसिक फॉर्मूला है कि यहां रिवाइज करा दे, इंटीग्रेशन दिखने में ऐसा लगता है, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जैसे ही वो इस तरह का हो गया x1 टू x2, x1 x2 ये dx का वैल्यू है, x का वैल्यू, तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखना है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सबसे पहले y का वैल्यू अगर 1 हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है ओनली x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x1 टू x2 को लिखते हैं x2 माइनस x1। ये तरीका है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp ओनली p, dt ओनली t, du ओनली u, और अगर x1 टू x2 है तो x2 माइनस x1। यहां पर u हो, p हो, q हो, कुछ भी हो, यहां पर आंसर होगा x2 माइनस x1, कोई भी लेटर हो यहां पर। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt भी है x1 टू x2 तो आंसर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, x2 माइनस x1। लेटर मैंने चेंज कर दिया, dx से dt कर दिया, आंसर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला विच यू नीड इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये ऊपर में n प्लस 1, नीचे भी सेम पावर n प्लस 1। तो अगर इसी का हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका ऐसे लिखेंगे, x टू द पावर n फ्रॉम x1 टू x2, और इसका आंसर होगा ये। इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि पहले हम ये रिजल्ट लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ऐसे शेप देते हैं, और x1 टू x2 ऐसे लिखते हैं, लोअर वाला लोअर और अपर वाला, ये लिखने का तरीका है। उसके बाद जहां भी x है वहां पर x2 का वैल्यू पुट करेंगे, अपर वैल्यू, तो यहां पर सिर्फ एक जगह ही x है तो यहां पर हम x2 का वैल्यू पुट करेंगे। ये हो गया पूरा आंसर इसका। एक माइनस साइन देंगे, फिर
जहां भी x हो वहां पर ये लोअर वाला x1 वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर भी x हो। तो यहाँ एक जगह ही x है तो x के जगह लिखने वाले हैं x1। तो ये टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x1 टू द पावर n प्लस 1 बाई, ये होगा आंसर। तो फिलहाल इतना। और थर्ड पॉइंट क्या है कि एरिया होता है इंटीग्रेशन, एरिया होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y हो सकता है x टू द पावर n, y हो सकता है ओनली 1। ये दो पार्ट हमने पढ़ा। दिस इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, y x ग्राफ का। कहां से कहां तक, y x ग्राफ अगर हमारा ऐसा है, सपोज ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो कहां से कहां तक, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक। तो ये पॉइंट अगर x इक्वल टू x1 है और ये पॉइंट अगर x इक्वल टू x2 है, तो x1 से x2 तक का जो एरिया होगा वो है ये इंटीग्रेशन। ओके, फिलहाल इतना नॉलेज इनफ है हमारे लिए। ओके, सो वी नो दैट कि फोर्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, ये हमने सीख लिया है। तो यहां से हम कह सकते हैं एवरेज फोर्स इनटू टाइम, मतलब ये डेल टी वहां चला गया, इज इक्वल टू डेल पी। डेल पी का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये सब एक वेक्टर रिलेशन है। तो जो जहां भी वेक्टर है वहां पर वेक्टर साइन दे देते हैं। तो इस क्वांटिटी को कहते हैं इंपल्स। देखो, इंपल्स इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम टेकन, इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ दो फॉर्मूला हो सकता है, एक एवरेज के लिए और एक इंस्टेंटेनियस के लिए। तो हमें फॉर्मूला नंबर 1 देखना है कि एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है इंपल्स। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। इसे क्या कहेंगे, इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू दिस and it is also equal to formula number 2, rate of change of change of momentum, only change of momentum। तो इसे मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लाइक दिस ऑल्सो। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। और सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर इंस्टेंटेनियस वाला केस है तो वी नो दैट इट इज डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dt अगर इधर चला जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू f dt। फिर अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, लेट मी शो अगेन, dp इक्वल्स टू f dt। फिर इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, जब टाइम t1 है तो सपोज P1 है हमारा मोमेंटम, जब टाइम T2 है तो सपोज P2 है। इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन को। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1। और ये हमारा एरिया होता है ना, दिस पार्ट इज एरिया, दिस पार्ट इज एरिया। किसका एरिया, FT ग्राफ का, FT ग्राफ y x ग्राफ का। कहां से कहां तक, फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। तो वो एरिया ये होगा। अगर मैंने आपको कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, FT ग्राफ, मतलब वेरिएबल फोर्स है। फोर्स स्टार्टिंग में सपोज 0 था, फिर वो इंक्रीज होकर मैक्सिमम रीच किया, फिर वो धीरे धीरे 0 हो गया। ऐसा कोई अगर ग्राफ है सपोज, तो एक वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है, ये वेरिएबल फोर्स टाइम ग्राफ है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है ये, और इस एरिया को कहते हैं इंपल्स। तो एरिया इज इक्वल टू इंपल्स। ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला इंपल्स का। और इसका वैल्यू P2 माइनस P1 होता है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हम कह सकते हैं। यानी खास बात यह है कि फोर्स एवरेज फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, फाइनल आंसर सेम है चेंज इन मोमेंटम का, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एवरेज फोर्स के केस में भी हमारा टोटल इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। इंस्टेंटेनियस फोर्स के केस में भी जहां वेरी कर रहा है फोर्स, वहां पर भी हमारा सेम आंसर है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए, चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या हम यूज करते हैं, ये वाला। यानी वेरिएबल भी फोर्स है तो भी आंसर सेम। आपको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए,
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को इंपल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जो भी चेंज इन मोमेंटम का होगा, चेंज इन मोमेंटम का क्या यूनिट होगा, जो मोमेंटम का यूनिट होगा। तो यूनिट क्या हुआ इंपल्स का, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया यूनिट ऑफ मोमेंटम। और डायमेंशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा, मास और वेलोसिटी के लिए L T टू द पावर -1, ये है डायमेंशन ऑफ इंपल्स। जो मोमेंटम का है सेम इंपल्स का यूनिट और डायमेंशन होगा। ठीक है, तो इंपल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। तो मैंने एवरेज फोर्स एंड टाइम नंबर 1 में बताया है, और इंस्टेंटेनियस फोर्स का भी पूरा डिटेल मैंने बता दिया फॉर्मूला नंबर 2 में। ओके, सो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि इंपल्स एवरेज फोर्स में हम लिखेंगे एवरेज फोर्स इनटू टाइम। टाइम का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 या ओनली T, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इट इज इक्वल टू MVF माइनस MVI, and it is also equal to area of FT ग्राफ। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो ये इतना याद रखना है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जहां पर फोर्स एकदम 0 से स्टार्ट हो रहा है टाइम T1 और सडनली वो इंक्रीज हो गया और मैक्सिमम रीच कर गया, उसके बाद वापस 0 हो गया एट टाइम T2। तो ये T इनिशियल I लिखा हुआ है, ये T इनिशियल और T फाइनल है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स। तो यहां जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, यहां जो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसी को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इंपल्सिव फोर्स नॉर्मल बाकी फोर्स की तरह है, बट ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। जैसे क्रिकेट बैट से हम बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो बैट और बॉल का कांटेक्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लेता है, तो वो चीज है। और ये हम स्टडी कर चुके हैं कि इस इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी वाई एक्स ग्राफ जैसा फ्रॉम टाइम T1 टू T2। तो यहाँ Ti टू Tf है, तो ये आंसर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया, AREA, एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, स्पेशल केस इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जैसे एवरेज फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, तो फोर्स कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जा सकता है। जैसे डेरिवेटिव में कोई भी कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर चला जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या होगा, यहां से हमारा कंक्लूजन ये होगा कि इंपल्स क्या हो गया, इंपल्स हो जाएगा फोर्स बाहर आ गया dt Ti से लेकर Tf तक, और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था x2 माइनस x1। तो ये हम लिख सकते हैं x2 मतलब Tf, x1 मतलब Ti, और इसी को डेल टी लिखते हैं। डेल मतलब कोई भी चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल को डेल कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको भी डेल टी भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। तो ये अगर एवरेज फोर्स के बारे में हम बात करें, ये इंपल्स का मेन फॉर्मूला है। अगर आप एवरेज फोर्स लेते हो तो एवरेज फोर्स तो एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है। तो अब यहां पर अगर थोड़ा करेक्शन करें तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स अगर एवरेज है तो F की जगह F एवरेज लिखना होगा। तो F एवरेज बाहर आ गया, F एवरेज बाहर आ गया। और ये तो एवरेज फोर्स का कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं। एवरेज फोर्स का मतलब ये जो एरिया है, तो अगर यहां से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें ऐसे, जिसका एरिया सेम हो, मतलब ये रेड कलर जोन का ये टोटल एरिया सेम एज ब्लैक है, तो ये जो फोर्स हमारा मिला ये एवरेज फोर्स है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी फोर्स एक कांस्टेंट है, यहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो डैश डैश डैश, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। एवरेज फोर्स मतलब ये रेक्टेंगल का जो एरिया है, और ये जो हमारा कर्व का जो एरिया है बिटवीन T1 एंड T2 या Ti एंड Tf,
वो सेम होगा। एरिया एरिया सेम होगा तो इम्पल्स भी सेम होगा। तो इम्पल्स का मतलब एरिया होता है, तो यहां से हम एफ के जगह एफ एवरेज भी यूज करके रेक्टेंगल का हम ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हो। तो डायरेक्टली शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट क्या हुआ इम्पल्स का एवरेज के लिए, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है T2 माइनस T1 और ब्रेथ है फोर्स एवरेज, फोर्स एवरेज इनटू ये है T2 माइनस T1, तो TF माइनस TI। देखो सेम आंसर आ गया। इतने अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में ये हुआ कि इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दैट इज इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया बिटवीन एफ टी ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2। अगर फोर्स कांस्टेंट है या एवरेज फोर्स है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लेंगे, वो मुझे ये मिलेगा एफ डेल टी। और दोनों ही केस में ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो उसको भी प्रूफ कर देते हैं कि क्यों ये चेंज इन मोमेंटम हो गया भाई। तो ये चेंज इन मोमेंटम कैसे हो गया वो भी देख लेते हैं। तो फिर से स्टार्ट करें। इम्पल्स इज एफ डी टी, शॉर्ट में अब हम एफ का मतलब होता है डीपी बाई डी टी, तो ये डी टी कैंसिल होकर सिर्फ डीपी बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, तो इम्पल्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी। अब वैल्यू खाली लिखना है। इधर में टाइम टी वेरिएबल था तो T1 से T2 लिखना होगा, यहां पर भी T1 से T2, और जैसे ही वेरिएबल चेंज होता है टाइम T1 में अगर वो PI है, टाइम TF में अगर मोमेंटम PF है तो इसको PI टू PF लिखेंगे। और आपको पता है ऐसा फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x2 माइनस x1, तो ये PF माइनस PI आ गया। चेंज इन मोमेंटम प्रूव्ड हो गया, चेंज इन मोमेंटम प्रूव्ड हो गया। यानी आपको प्रूव्ड हो गया कि आपको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम से मतलब है। एरिया फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल से मतलब है। बीच में कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इजी हो जाता है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि भाई फोर्स अगर वेरिएबल भी हो तो भी बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ये VF माइनस VI लिख दिया मैंने। तो क्योंकि ये वेक्टर रिलेशन है तो अलोंग x एक्सिस VFX VIX एंड अलोंग y VY एंड ZZ वो सब भी कर सकते हो। तो ये हो गया प्रूफ कि कैसे हुआ ये चेंज इन मोमेंटम। तो इसका शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये, और उल्टा प्रूफ किया हुआ है, फाइनली एरिया बन जाता है। डीपी हुआ है, डीपी को dt से मैंने मल्टीप्लाई किया, डीपी बाई dt फोर्स होता है, तो ये और ये होता है एरिया। ऐसा ग्राफ का मतलब एरिया होता है, और इसी एरिया को इम्पल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे बैट बॉल स्ट्राइक कर रही है, बॉल है ऑफ सो एंड सो मास, मास कुछ भी हो m, और ये बैट को स्ट्राइक कर रहा है अगर इस, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्राइक करेगा और फिर वो कहीं चला जाएगा। इन दिस केस वो वापस रिबाउंड होके आ रहा है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम, तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो वो कोई भी बाकी फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट दैट इट एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा लार्ज फोर्स होता है। इसीलिए हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया कि जीरो से स्टार्ट होता है, बिफोर द बॉल स्ट्राइक्स, बॉल स्ट्राइक करने से पहले जो फोर्स है वो तो जीरो है, बॉल जस्ट स्ट्राइक करने से पहले फोर्स जीरो है। बॉल जैसे ही स्ट्राइक करता है बॉल का शेप थोड़ा बेंड हो जाता है, एक्चुअली वो दिखता नहीं है इतना शॉर्ट टाइम में, बॉल एक्चुअली ऐसे चपटा हो जाता है, यहाँ पर फ्लैट थोड़ा हो गया और हाई फोर्स वहां पर मुझे मिलता है, और धीरे धीरे बॉल सॉफ्ट होकर फिर वो सेपरेट होके इधर चला जाता है। अगेन जैसे ही वो कांटेक्ट लूज कर गया, वी नो दैट नो कांटेक्ट माने नो फोर्स, जैसे ही बॉल कांटेक्ट लूज कर गया फोर्स बिकम्स इमीडिएटली जीरो। और इतना टाइम में बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन लगा है T1 से T2, तो ऐसे फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। दैट्स इट।
मेन इंपल्स याद रखना है कि इट इज चेंज इन मोमेंटम, और उस ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ये नाम है। अदरवाइज ऐसा कुछ स्पेशल फॉर्मूला या कुछ नहीं है, इट इज लाइक एनी अदर फोर्स। तो एग्जांपल 9 देखते हैं इसके ऊपर। बैट्समैन हिट्स, इसको रीड कर लीजिए आप। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था बैट बॉल का, तो वही है ये। बैट्समैन हिट एट द बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो इसका डायग्राम ये ऐसा है कि बॉल इस तरह से आया, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल वापस चला गया स्ट्रेट बॉलर के पास विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब स्टार्टिंग स्पीड अगर 12 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर स्टार्टिंग स्पीड अगर 12 मीटर पर सेकेंड है, तो जो रिबाउंडिंग स्पीड है वो भी 12 मीटर पर सेकेंड है, स्ट्रेट बॉलर के पास चला गया। ये सिचुएशन है, ठीक है भाई। मास ऑफ द बॉल सो एंड सो, फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड। तो फर्स्ट आई विल गिव यू अ जनरल या डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इन दिस केस, और मैं प्रूफ भी करूंगा। तो हमारा चेंज इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है इंपल्स का फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग मोमेंटम क्या होगा यहां पर देखते हैं। तो सपोज ये डायरेक्शन आई है, अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल हम आई लेते हैं ना, तो स्टार्टिंग मोमेंटम हम लिख सकते हैं कि दैट इट इज वी आई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम हम माइनस आई लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है तो माइनस वी आई वेक्टर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूं, ये हो गया माइनस वी आई वेक्टर माइनस साइन, और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम प्लस वी आई। तो 2 माइनस, अच्छा इसमें मास तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, तो मास मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मास m मल्टीप्लाई होगा, तब तो मोमेंटम होगा। तो माइनस 2mvi, ये हो गया हमारा इंपल्स माइनस 2mvy। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 2mv। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? इंपल्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड, मतलब फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको याद रख सकते हो कि अगर बॉल स्ट्रेट जा रहा है, हिट कर रहा है किसी बैट को या बॉल को या वॉल को, किसी भी चीज को हिट करके वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न चला जा रहा है, तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड होता है 2mv, 0 नहीं होता है, इट इज 2mv। ओके, 2mv इज द डायरेक्शन। और आपको एग्जैक्ट चाहिए तो माइनस 2mv आई, मतलब शॉर्ट में आप माइनस 2mv भी कह सकते हो, जिसमें मैग्नीट्यूड है 2mv, और माइनस साइन बताता है कि माइनस साइन किसका था? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में टोटल इंपल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला इंपल्स का। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये वैल्यू यहां पर बस पुट करेंगे और आंसर आ गया। तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे इंपल्स के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? हमें क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ऑप्शन तो यही बता रहा है। तो 2, मास कितना हो गया? 0.15 kg, और वेलोसिटी कितना था? 12। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, तो ये आंसर आ जाएगा 3.6। यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड कैसे हुआ? क्योंकि इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम भी है, फोर्स होता है न्यूटन और ये सेकेंड। या तो मोमेंटम का आप यूनिट लिख सकते हो, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लिया हुआ है तो न्यूटन सेकेंड। यहाँ यूनिट देख के भी आप बता सकते हो कि ये न्यूटन मीटर रॉन्ग आंसर होगा और ये न्यूटन मीटर रॉन्ग आंसर होगा। न्यूटन मीटर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी वर्क का है, ये वर्क के लिए है, इंपल्स के नहीं है। तो आंसर या तो ए और बी में होगा, तो हमारा आंसर यहां से कितना आ गया? बी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखना है 2mv। फिर हम लेटर किसी लेक्चर में बताएंगे
कि अगर इस तरह से एंगल में अगर आता है, एट एन एंगल थीटा स्ट्राइक करता है, एक बॉल अगर यहाँ पर आया, मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, बॉल अगर इधर आया और एट एन एंगल थीटा स्ट्राइक करता है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और इस तरह से चला गया, रिफ्लेक्ट होके चला गया एट एन एंगल थीटा फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो उसको सोचना, और हम भी बता देंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। ओके।